हाय सभी को। ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि सबसे सिंपल दिखने वाला गेम का भी ना अपना ही राज, रूल्स और एक हिस्ट्री होती है। कई बार इसके निर्माता खुद ही राज जाहिर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी फैंस इनकी तह तक पहुंच जाते हैं। आज का वीडियो देखकर शायद आप भी यही कहोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए तैयार हो जाइए गेम्स के कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में जानने के लिए। शायद इनमें से कोई आपका भी पसंदीदा गेम हो। अगर आपका गेम इसमें शामिल है तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉल गाइज, जरा इस बारे में सोचिए। कुछ लोगों को सच में लगता है कि फॉल गाइज गेम सिर्फ 5 सालों के बच्चों के लिए था। उन पर ध्यान मत दीजिए। इससे साफ होता है कि उन्होंने कभी इस बेहतरीन गेम को खेला ही नहीं है। लेकिन चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। आपने जेली गाय के लिए आखिरी कॉस्ट्यूम कौन सा खरीदा था? वैसे हम ये जानना चाहते थे कि कॉस्ट्यूम के नीचे किस तरह के जानवर छुपे हुए हैं। और इस गेम के सीनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट टूडस मॉरिस को ये पूछना काफी बुरा आइडिया साबित हुआ। उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर्स 6 फीट लंबे थे और उनके अंदर एक डरावना दिखने वाला इंसानी हड्डियों का ढांचा था। आप खुद ही इसे देख लीजिए। तो मॉरिस ने हमें एक सीधा चॉइस दे दिया कि इसे जोक की तरह लें या फिर इसका सामना करें। हमने पहला चॉइस चुन लिया क्योंकि इस गेम के फैंस के पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉल गाइज के रोबोट्स को उनके अंदर छुपा हुआ इंसान कंट्रोल करता है, या सोनिक द हेडहॉग। कुछ लोग शायद बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, है ना? और शायद इसीलिए हमें गेम के प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऐश कैरेंस का कहना मानना चाहिए। उनके मुताबिक ये कैरेक्टर्स सिली लाइक्स, एम्बिशन और टीम स्पिरिट के साथ बने हुए हैं। हमें लगता है कि इनकी एनाटॉमी को यही कॉन्सेप्ट पूरी तरह सूट करता है। एनिमल क्रॉसिंग। एनिमल क्रॉसिंग इतना मशहूर क्यों है? इसका उत्तर साफ है। ये एक आरामदायक और कलरफुल सिमुलेटर है जिनमें क्यूट जानवर होते हैं। आप इसमें फूल उगा सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। एक जादुई दुनिया आपकी सेवा में हाजिर है। खैर चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। एक थ्योरी के अनुसार एनिमल क्रॉसिंग की दुनिया काफी भयानक है और सभी रिश्ते सिर्फ पैसों पर टिके हुए हैं। आपने गेम में देखा होगा कि शिकारी और शिकार दोनों एक साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन कुछ शॉकिंग डिटेल्स पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपको कैसा लगेगा जब आप देखोगे कि गाय, पिग्स और चिकन्स बारबेक्यू पार्टीज को होस्ट करें और मांसाहार को सर्व करें? या अंगूस नाम का बैल जिसके पास गायों को कैद रखने का तबेला है, लेकिन ये गूस की तुलना में काफी अच्छे हैं। जब तक आप एक रोस्ट टर्की लेकर नहीं आते तब तक वो आपको घर में एंट्री भी नहीं देगा। ज्यादा सवाल नहीं पूछने, सिर्फ अपना काम करना है। हम इस बारे में तो बात भी नहीं कर रहे कि यहाँ बिल्लियाँ दूसरी बिल्लियों की नौकर हैं और पंछी दूसरे पंछियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। कुल मिलाकर एनिमल क्रॉसिंग की ये सोसाइटी जानवरों के हायर और लोअर क्लासेस में बटी हुई है। और हाँ, आप यहाँ पर पैसे देकर कैरेक्टर्स के साथ दोस्ती खरीद सकते हैं। दूसरी ओर गेम प्ले इतना बढ़िया है कि इन सारी अजीब बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। डोंट यू थिंक? अनचार्टेड एंड लास्ट ऑफ अस। हमें इस विषय पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए कि द लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड में कौन सा गेम बेहतर है। चलिए इन दोनों के खूबसूरती से डिजाइन किए हुए यूनिवर्सेस को देखते हैं, या एक यूनिवर्स को। कई तथ्य ये बताते हैं कि दोनों एक ही दुनिया के सन 2011 में चलते हैं। आप अनचार्टेड 3 खेल रहे हैं और आपको ईस्टर एग मिल जाता है, तभी आप एक अखबार में एक टेरिबल फंगस के बारे में पढ़ते हैं। इस मैसेज का असली मतलब आपको 3 साल बाद पता चलता है, जब द लास्ट ऑफ अस रिलीज होता है, जिसमें बताया गया है कि एक म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स फंगस की वजह से इंसानी आबादी खतरे में। तो क्या ये नेथन ड्रेक के पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्जन जैसा ही कुछ है? बिल्कुल, क्योंकि द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में आपको ड्रेक की अंगूठी भी मिल जाती है। अब ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप कभी भी एक क्रॉसओवर नहीं देख पाएंगे। इस पूरी थ्योरी को अनचार्टेड 4 और द लॉस्ट लेगेसी में दूसरी तरह से बताया गया है। ये 2015 और 2016 की दुनिया पर आधारित है और इन दोनों में आने वाले एपिडेमिक की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब टाइमलाइन टूट चुकी है और हम सिर्फ इन दोनों यूनिवर्स के ऑल्टरनेट रियलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। और गेम्स में इन कंफ्यूजिंग ईस्टर एग्स को डालने की क्या जरूरत है? जाहिर है गेम प्ले को और मजेदार बनाने के लिए। अमंग अस। लगता है कि हमारे एक दर्शक को अमंग अस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि वो एक इम्पोस्टर हो। सीरियसली, एक सिंपल ग्राफिक्स के साथ ये गेम इंटरनेट का सेंसेशन बन गया और इसकी वजह इसका रहस्यमयी वातावरण है। ये स्पेस सूट पहने लोग कौन है? इम्पोस्टर्स कहाँ से आते हैं और ये क्या चाहते हैं? खैर, फैंस के पास इनकी कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले गेम के वॉलेट में दिखाए जाने वाले फोटो को याद कीजिए। उसमें 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए। ये किसी फैमिली फोटो की तरह दिखता है। सबसे लंबा वाला हरे स्पेस सूट में, शायद वो पिता होगा। थोड़ा नीचे एक ऑरेंज सूट में कोई है, शायद वो माँ होगी।
और आखिरकार ब्लू सूट में उनका बच्चा। इसके साथ ही इन कैरेक्टर्स के पास आधुनिक हथियार होते हैं और इनका बॉडी शेप थोड़ा अजीब लगता है। हो सकता है कि वो अपने ग्रह से भागे हुए लोग हो, लेकिन क्यों? इम्पोस्टर्स के आक्रमण की वजह से। कई फैंस इन्हें द थिंग फिल्म के मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करते हैं। वो भी इन्हीं के जैसे आकार बदलकर हमला कर सकते थे। क्या आप इनसे दूर भागना नहीं चाहेंगे? लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर स्पेसशिप में घुस ही जाते हैं। अब आपको इन्हें ढूंढकर उनसे छुटकारा पाना है। लिम्बो। अगर आपने इस गेम को खत्म किया है तो हमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की दाद देनी होगी। आपको गेम के शुरुआत से आखिरी मिनट तक लिम्बो के अंदर का ग्लूमी और डिप्रेसिंग वातावरण का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस गेम के कुछ और डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस फैन की थ्योरी को सुनिए। ये थ्योरी गेम के डिस्क्रिप्शन पर बनाई गई है। अपनी बहन को ढूंढने के लिए एक लड़का लिम्बो के अंदर चला जाता है। याद रखिए कि लिम्बो एक ऐसी जगह होती है जहाँ ऐसी आत्माएं रहती हैं जो स्वर्ग में नहीं जा सकती। कंक्लूजन, इसका मेन कैरेक्टर और उसकी बहन मर चुके हैं। डरावनी है पर काफी कन्विंसिंग भी है। क्या आपने आखिरी सीन में घूमती हुई मक्खियों को नोटिस किया? हो सकता है कि ये लड़का और इसकी बहन एक ट्री हाउस पर से गिरकर मर चुके हो। शायद इसके लिए गेम यहीं शुरू और खत्म होता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसकी एंडिंग काफी अच्छी है। इन भाई बहन की आत्मा आखिरकार एक दूसरे से मिल जाती है और इस भयानक जगह से मुक्ति पाते हैं। लेकिन इसकी एक और थ्योरी है जिसे आप शायद पसंद नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि ये उसकी बहन नहीं है। ये लड़का वापस सारे ट्रायल से गुजरेगा और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। इस थ्योरी को साइड में रख देते हैं, ठीक है। सुपर स्मैश ब्रॉस। जब आप अपने फेवरेट गेम या मूवी के बारे में थ्योरीज बनाते हैं और इनके क्रिएटर्स भी आपके अंदाजे को सही ठहराते हैं तो काफी अच्छा लगता है ना। सुपर स्मैश ब्रॉस के फैंस को ये बात अच्छी तरह पता है। सन 2000 के आसपास ये थ्योरी काफी मशहूर हो गई कि गेम के कैरेक्टर्स दरअसल खिलौने हैं। ये गेम काफी एडिक्टिव था और थोड़ा मुश्किल भी था। आखिर मारियो और पिकाचू एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? इस थ्योरी को सुपर स्मैश ब्रॉस के पहले वर्जन के स्क्रीन सेवर ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया, जिसमें मास्टर हैंड सभी कैरेक्टर्स को एक टेबल पर रखता है और वहीं एक लड़ाई का मैदान बन जाता है। आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद निंटेंडो के प्रेसिडेंट ने सभी को शांत किया। उन्होंने बताया कि गेम के हीरोज असल में निंटेंडो के कैरेक्टर्स के खिलौने हैं जो एक काल्पनिक युद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बुरे नहीं हैं और मारियो को कोई चोट नहीं पहुंची। हालांकि यहाँ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, सारे खिलौने हैंड के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? मानो वो कोई मेन बॉस हो। पोकेमॉन ये अब तक की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी है। आपको भी कम से कम 5 पोकेमॉन के नाम पता होंगे और पिकाचू का नाम तो भैया इस धरती के कोने कोने में फैला हुआ है। लेकिन एक और फैक्ट है जो काफी कम लोगों को पता है। एक थ्योरी के अनुसार पोकेमॉन रेड और ब्लू एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहाँ के लोग एक खूनी लड़ाई के बाद मर चुके हैं। ये काफी अनएक्सपेक्टेड कहानी है ना? हालांकि फैंस इसे ज्यादा कन्विंसिंग बना देते हैं। जो लोग इस थ्योरी को सही मानते हैं उनका कहना है कि कांटो में लगभग कोई भी मध्यम उम्र का आदमी नहीं है, इसमें सिर्फ बच्चे और बूढ़े हैं। दूसरे के अनुसार इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर हॉस्पिटल्स और जिम है। और सबसे जरूरी बात, लेफ्टिनेंट सर्ज का वो कोड जिसमें कहा गया है कि तुम लड़ाई में ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अपने बच्चों को बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक पोकेमॉन ने लड़ाई में मेरी जान बचाई है। अब बचे हुए लोगों को अगली लड़ाई के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। क्या आपने कभी सोचा था कि पोकेमॉन यूनिवर्स इतना क्रूर होगा? सुपर मारियो। सोचिए कि आपने अपना आधा दिन प्रिंसेस को बचाने के लिए मशरूम किंगडम से लड़ते हुए बिता दिया और दोबारा गेम शुरू करने पर आप देख रहे हो कि मारियो, बोजर और पीच शांति से टेनिस गेम खेल रहे हैं। क्या आप इससे कंफ्यूज हो गए? शायद इसे देखकर दुनिया भर के हजारों बच्चों का सच्चाई और इंसाफ से भरोसा उठ गया होगा। अगर आप भी उनमें से एक है तो हम आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं। मारियो के निर्माता शिगेरू मियामोटो ने सब कुछ साफ कर दिया है। जब फैंस ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि पुराने कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो कॉमिक्स और कार्टून से बाहर आकर अलग अलग रोल्स निभाते हैं। मियामोटो के अनुसार इस गेम्स के कैरेक्टर एक बड़े परिवार के सदस्य हैं, या आप कह सकते हैं कि एक्टर्स का एक ग्रुप है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आप जिन कैरेक्टर से प्यार करते थे वो बस एक्टिंग कर रहे थे। खैर, हमें ये तो मानना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस काफी कन्विंसिंग थी। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।